वहाँ किसी मकामी आदमी को मुलाजिम नहीं रखा जाता। जितने भी क्लर्क या वर्कर्स हैं उन्हें भी रेवाड़ी के शहर या दिल्ली से भर्ती करके वहाँ भेजा गया है। इनकी बाकायदा ब्रीफिंग हुई है और इनसे तहरीरी हल्फ लिया गया है कि वो बाहर अपने बीवी बच्चों से भी एटमी रिएक्टर की सरगर्मियों के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी फैमिली वालों को भी यही बताया है कि वो रामगढ़ के मादनियाती रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, जहाँ राजस्थान की ज़मीन के अंदर मादनी ज़खायर की बाबत रिसर्च वर्क होता है। मैंने यूं ही प्रोफेसर से सवाल कर दिया, इस एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर ज़रूर कोई इसराइली होगा? प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल नहीं। इसका डायरेक्टर एक सिख साइंसदान है जिसने अमेरिका और स्वीडन के एटमी प्रोसेसिंग और न्यूक्लियर फिजिक्स की खास तौर पर तालीम हासिल की है। उसकी फैमिली भी दिल्ली में रहती है। वो अकेला राजगढ़ के रिहायशी क्वार्टर्स में एक निस्बतन बेहतर छोटी सी कोठी में अकेला रहता है। महीने में एक बार दिल्ली अपनी फैमिली के पास जाता है। वैसे उसके बारे में मेरे सुराग रसान ने एक बात ज़रूर बताई है, सरदार जी पीते पिलाते भी हैं और हफ्ते की रात को रेवाड़ी में किसी औरत के पास भी जाते हैं। वहाँ उसने यही बताया हुआ है कि रेवाड़ी में उसका छोटा भाई रहता है, जिसके पास ये वीकेंड गुजारने चला जाता है। मेरी खास कमांडो हिस्स बेदार हो गई। मैंने प्रोफेसर से पूछा, ये औरत कौन है? प्रोफेसर बोला, मेरे सुराग रसान का कहना है कि ये रेवाड़ी की कोई नीम तवाइफ हिंदू औरत है। इसका नाम दुर्गावती है। अचानक मेरे जहन में एक पूरी की पूरी स्कीम आ गई। मैंने प्रोफेसर से पूछा, आप मुझे रेवाड़ी में दुर्गावती के मकान का पता दे दें। गुल खान मेरी तरफ तकने लगा। तुम किस लिए पूछ रहे हो? मैंने उसे कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई मंसूबा ऐसा नहीं होगा जिसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े। प्रोफेसर ने कहा कि वो अपने आदमी से दुर्गावती का रेवाड़ी का एड्रेस मालूम करने की कोशिश करेगा। मैंने गुल खान से मुखातिब होकर कहा, गुल खान भाई, मैंने सर के बाल और दाढ़ी मूछें बढ़ाने का फैसला किया है, वो अब मेरे काम आएगा। उसने पूछा, वो किस तरह? मैंने कहा, मुझे सिख बनना होगा। मैं सिखों की तरह अपने बालों का जूला बनाकर पगड़ी बांधूंगा और दाढ़ी भी सिखों जैसी बढ़ाऊंगा, मगर इसमें तो 2 महीने लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे कमांडो मिशन का तकाजा है कि मैं जब तक पूरा सिख न बन जाऊं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि दिल्ली पुलिस मुझे पहचान नहीं सकेगी। लेकिन तुम सिख बनकर करोगे क्या? प्रोफेसर ने सवाल किया। मैंने उसे जवाब दिया, पहले मुझे सिख बन जाने दें, उसके बाद बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या मंसूबा है। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि कहीं 2 महीनों में एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर अर्जुन सोडी यहाँ से तब्दील होकर तो नहीं चला जाएगा? प्रोफेसर जमशेद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। एटमी रिएक्टर के प्रोजेक्ट में किसी छोटे से छोटे मुलाजिम को भी तब्दील नहीं किया जा सकता। इनके साथ लॉन्ग टर्म के मुआहदे हुए हैं और डायरेक्टर अर्जुन सिंह सोढ़ी तो प्लूटोनियम बम के धमाके और एटमी रॉकेट और मिसाइल तैयार करने तक वहीं रहेगा। ये बात तयशुदा है। मैंने मुतमईन होकर कहा, बस फिर ठीक है। इन लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि मेरी स्कीम क्या है, मगर मैंने यही कहा कि अपनी स्कीम सिखों वाला हुलिया बनाने और अपना एक नकली सिख नाम रखने के बाद बताऊंगा। क्योंकि अभी मुझे अपने सर के और दाढ़ी के बालों के बड़े होने का इंतजार में कम से कम 1.5-2 माह तक वहाँ ठहरना था। इसके पेश नज़र ये फैसला किया गया कि मुझे गुल खान के मकान से किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ मैं आसानी से आसपास चल फिर सकूँ और कोई मुझे आसानी से देख न सके। ऐसी जगह दिल्ली शहर के शुमाल मगरिब में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के अक़ब में जो पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ से चंद कदमों के फासले पर जंगली बेरियों के दरख्तों के नीचे एक पुरानी कब्र है। इस कब्र की 4 दीवारी के पास एक पुराना मकान था जहाँ गुल खान मुझे ले आया, जहाँ तुम पर किसी को शुबा नहीं पड़ेगा। तुम वैसे दिन के वक्त मज़ार शरीफ की तरफ मत जाना, क्योंकि ज़्यादा लोग उस तरफ होते हैं। एक लड़का तुम्हें सुबह शाम खाना पहुँचा दिया करेगा। मेरा इंतज़ार ना करना, मैं दूसरे तीसरे दिन आ जाया करूँगा। अगर किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो कोशिश करना कि ख्वाजा साहब के मज़ार के बड़े गेट के पास पब्लिक टेलीफोन बूथ से मुझे इस नंबर पर खबर कर देना। गुल खान ने मुझे नंबर लिख दिया। ये एक शिकस्ता दीवारों और छत वाले अकेले कमरे का मकान था, जिसके आगे छोटा सा सहन और आगे दीवार थी जिस पर इमली के दरख्त झुके हुए थे। मैंने कमरे को झाड़ पोंछ कर साफ किया। चारपाई और बिस्तर पहले से पहुंचा दिया गया था। सर्दी खूब पड़ रही थी। दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा था। मैं सुबह सुबह उठकर मकान के पीछे जो खेत थे और जहां मुगलिया ज़माने की एक कब्र की 4 दीवारी थी, उस तरफ सैर के लिए निकल जाता। थोड़ी देर तक सैर करता, थोड़ी सी वर्जिश करता। एक 10-12 साल का लड़का साइकिल पर मेरे लिए 2 वक्त का खाना और थर्मस में चाय लेकर आ जाता। दिन का सारा वक्त मैं मकान के अंदर और मकान के सहन में धूप में बैठकर गुजारता। छोटा सा गुस्ल खाना मकान के अहाते के कोने में था। एक दिन छोड़कर गुल खान भी आ जाता और मेरे पास बैठा मुझसे बातें करता। उसने मुझे बताया कि नई दिल्ली पुलिस की जानिब से मेरी तलाश के सिलसिले में अभी तक कोई नुमाया कार्रवाई शुरू नहीं की गई। तुम्हारी तस्वीर नई दिल्ली के थाने में दूसरे मुजरिमों के साथ ही लगी हुई है। हम अगर वहाँ से तस्वीर निकाल भी लाएं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक तस्वीर गुम हो जाने के बाद वहाँ दूसरी तस्वीर लगा दी जाएगी।
हफ्ते की शाम को प्रोफेसर जमशेद भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर के और दाढ़ी मूछों के बाल बढ़ गए थे। ये एक कुदरती अमल था। गुल खान ने 2-3 बार मुझसे ये बात मालूम करने की कोशिश की कि मैं सिख बनकर क्या करूँगा। मैंने हंसकर उसे टाल दिया। मैं वक्त आने से पहले उन्हें अपने मंसूबे और कमांडो एक्शन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। मुझे मालूम था कि वो मेरे मंसूबे पर ज़रूर हंसेंगे और इसे दूरअज़गार और नाकाबिले अमल बताएंगे। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, लेकिन मुझे मर्दों की नफ्सियात, ख़ास तौर पर सिखों की नफ्सियात का गहरा तजुर्बा था। शायद इसलिए भी कि मैं सिखों के मुक़द्दस शहर अमृतसर का रहने वाला था और बचपन से सिखों को देखता चला आया था। मुझे अपने मंसूबे की कामयाबी का 100% न सही 60% ज़रूर यकीन था और मेरे लिए 60% कामयाबी काफ़ी थी। दिन को सर्दी की वजह से मैं थोड़ी बहुत धूप ताप लेता। रात के वक्त कमरे में आकर चारपाई पर बैठा अंधेरे में सिगरेट पीता। मुझे रात के वक्त लालटेन या दिया जलाने से गुल खान ने मना कर रखा था। दिसंबर के आखिर और जनवरी के महीने के शुरू में बारिशें ज़रूर हुआ करती हैं। ये सर्दियों की बारिशें होती हैं और बड़ी ठंडी हवाएं लाती हैं। गुल खान ने मुझे एक नीले रंग का पुराना गर्म ओवरकोट दे दिया था कि अगर सर्दी ज़्यादा हो तो मैं इसे पहन लूँ। मुझे इस शिकस्ता मकान में आए 10-15 दिन हुए। मेरी दाढ़ी के और सर के बाल काफ़ी बढ़ाए, मगर अभी सिखों वाली दाढ़ी नहीं बनी थी और सर के बालों का भी जूड़ा नहीं बन सकता था। एक दिन सुबह को ही आसमान पर बादल छाना शुरू हो गए। सर्द हवाएं चलने लगी। सर्दी में इजाफा हो गया। मैं कमरे में ही दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर कंबल ओढ़े लेटा। गुल खान एक दिन पहले मुझसे मिलकर गया था। उसके आने की उम्मीद नहीं थी। साइकिल वाला लड़का टिफिन कैरियर में 2 वक्त का खाना और चाय वाली थर्मस देकर जा चुका था। मैं खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गया। सोकर उठा तो मुझे बाहर बादलों की गरज सुनाई थी। कमरे में अंधेरा होने की वजह से मैं समझ गया कि बाहर शाम हो गई है। मैंने उठकर खिड़की का एक पट खोला तो अंदर सर्द हवा का झोंका आया। मैं खिड़की में ही खड़ा रहा। बाहर सूरज गुरूब हो चुका था और शाम का सुरमई धुंधलगा बादलों की वजह से ज्यादा गहरा होने लगा था। मैंने हाथ उल्टा करके खिड़की से बाहर निकाला। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। बादलों में थोड़ी थोड़ी देर के बाद हल्की कभी ज्यादा गरज सुनाई दी जाती। मेरा दिल कमरे की फजा से निकलकर बाहर सैर करने को मचलने लगा। ये जगह एक तो वैसे भी गैर आबाद इलाके में थी और दूसरे सर्दी और बादलों की वजह से दूर दूर तक कोई इंसान या परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने लंबा गर्म ओवरकोट पहना, कमरे को ताला लगाया और मकान के अक़ब में जो मैदान था उसके साथ दरगाह शरीफ की तरफ चलने लगा। सर्द हवा चल रही थी। खूब सर्दी पड़ने लगी। अंधेरा फैलता जा रहा था। मैंने वस्ती हिंद के तारीक जंगलों की रातों के अंधेरे देखे थे। ये तो शहर की शाम का अंधेरा था। इसमें मुझे हर शय साफ नजर आ रही थी। चलते चलते मैं उन बेरियों के दरख्तों के पास पहुंच गया जो किसी मुगलिया दौर के किसी कदीम कब्र की दीवार पर झुके हुए थे। जब मैं कब्र के अहाते की टूटी फूटी दीवार के करीब से गुजरा तो मेरे दिल में कब्र पर फातिहा पढ़ने का ख्याल आया। मैंने वहीं से अपना रुख अहाते के दरवाजे की तरफ कर लिया। दरवाज़ा दीवार से ज़्यादा खस्ता हाल था। बस पुरानी ईंटों की चौखट ही रह गई थी। अंदर छोटा सा सहन था। सहन की पुरानी ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। दरमियान में एक घना दरख्त था। उस दरख्त के नीचे संगमरमर की एक कब्र बनी हुई थी। कब्र पर कोई दिया नहीं जल रहा था। रात के बढ़ते फैलते अंधेरे में कब्र पर एक अफसुर्दा खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी सर्द आहें भरती महसूस होती थी। मैंने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और कब्र के करीब ही एक जगह बैठ गया। सोचने लगा, खुदा जाने ये किस शहजादे या शहजादी या किसी गुमनाम हस्ती की कब्र होगी जिसकी जिंदगी कैसे हंगामों से भरपूर गुजरी होगी। अब इसकी कब्र पर सिवाय वीरान और इबरत अंगेज खामोशी के और कुछ बाकी नहीं। मैं अपनी महदूद सोच के मुताबिक इंसान के बेसबात होने पर गौर करने लगा। इसमें कोई शक नहीं। मैंने सोचा कि अगर इंसान अपनी कब्र के तसव्वुर को आंखों के सामने रखे या कभी कभी इसका तसव्वुर ही कर लिया करे तो बहुत से गुनाहों से बच सकता है। बादलों में बिजली की चमक पैदा हुई। 2 सेकंड बाद बादल गरजे और आहिस्ता आहिस्ता गरज दूर होती गई। जहां सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी। कब्र के अहाते की 4 दीवारें रात के अंधेरे में गुम हो रही थी। जिस तरह दीवार पर बेरी के दरख्त झुके हुए थे उस तरफ ज्यादा अंधेरा था। मुझे याद है बचपन में हम बेरी के दरख्तों से बड़ा डरा करते थे और गर्मियों की दोपहरों में इन दरख्तों के पास नहीं जाया करते थे। अगर जाते भी तो एक खौफ दिल में रहता था। हमने सुन रखा था कि बेरी के दरख्तों में चुड़ैलें रहती हैं जो बच्चों को पकड़कर उनके कलेजे निकाल कर खा जाती हैं। बड़े होकर खास तौर पर कमांडो बन जाने के बाद इस किस्म के डर खौफ से मेरा जहन पाक हो गया। अब तो ऐसे ऐसे खतरनाक जंगलों में ऐसे ऐसे घने दरख्तों पर रातें गुजारी कि अगर आप इन दरख्तों को दिन में भी देख लें तो डर जाएं। मैं मुगलिया अहद की कब्र के पास शुरू रात के अंधेरे में इत्मीनान से बैठा था। मुझे बिल्कुल डर महसूस नहीं हो रहा था। मैं दिल में खुदा को याद कर रहा था। गर्म ओवरकोट में मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बादलों में एक बार फिर बिजली चमकी और उसके बाद बादल गरजने लगे। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। मैं जहाँ था मेरे ऊपर दरख्त की घनी शाखें थी।
मैं देर तक वहां कब्र के पास बैठा रहा। अब बूंदाबांदी ज्यादा होने लगी थी। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। रात आ गई थी। मैं उठकर अकेली कब्र के मकबरे से बाहर आ गया और मकान की तरफ चलने लगा। बाहर आकर महसूस हुआ कि बूंदाबांदी बाकायदा बारिश की शक्ल इख्तियार कर रही है। गुल खान अगले रोज शाम को आया तो काफी देर मेरे पास बैठा रहा। उसने मुझे बताया कि दिल्ली पुलिस को मेरी तलाश जरूर है, मगर मेरी तलाश में कोई बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू नहीं हुई। सिर्फ खुफिया एजेंसियों को खबरदार किया गया है और खुफिया पुलिस के आदमी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों और बड़े बड़े रेस्तोरानों के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। उनके पास मेरी तस्वीर भी है। मैंने कहा, अब तो मैं यहाँ से सिख बनकर ही निकलूंगा। मेरा हुलिया ऐसा होगा कि पहली नजर में कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। फिर भी तुम्हें इन इलाकों से दूर रहना होगा जहाँ खुफिया पुलिस के आदमियों की ड्यूटी लगी हुई है। मैंने गुल खान को बताया कि सिख बनने के बाद मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ से दूसरे शहर जाना होगा। इसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। कहीं लगा, आखिर तुम अपने मंसूबे को इतना छुपा क्यों रहे हो? हम तुम्हारे अपने आदमी हैं, हमें बताने में कोई हर्ज नहीं। मैंने हंसकर कहा, गुल खान, हर्ज की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने अहद कर रखा है कि अपने प्रोजेक्ट का इंकशाफ सिर्फ उस वक्त करूंगा जब मैं अपने मिशन पर रवाना हूंगा। गुल खान थर्मस में से प्यालियों में चाय उंडेल रहा था। हंसकर बोला, खैर कोई बात नहीं, वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। हम खामोशी से चाय पीने लगे। बारिश दोपहर के बाद थम चुकी थी। गुल खान कहने लगा, तुम यहाँ से बाहर सैर वगैरह के लिए किस वक्त निकलते हो? मैंने उसे बताया कि सिर्फ मुंह अंधेरे करीबी खेतों में जाकर हल्की फुल्की वर्जिश कर लेता हूँ। वो बोला, फिर भी तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। रात के 10 बजे के करीब गुल खान चला गया। इसी तरह उस वीरान मकान में अकेले रहते जब 2 महीने गुजर गए तो मैंने महसूस किया कि अब कमांडो मिशन शुरू करने का वक्त आ गया है। शाम को गुल खान आया। मैंने बड़ी हुई छोटी दाढ़ी और सर के लंबे बालों को सर के ऊपर इकट्ठे करते हुए कहा, गुल भाई, मेरा ख्याल है मैं पूरा सिख बन गया हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? गुल खान ने मुझे गौर से देखा और कहा, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी 2 हफ्ते और इंतजार करना चाहिए। मजीद 2 हफ्ते भी गुजर गए। उस रोज गुल खान अपना छोटा सा आईना भी लाया। मैंने आईने में इतने दिनों के बाद अपनी शक्ल देखी तो मुझे यूं लगा जैसे कोई नौजवान जोगी मुझे घूर रहा है। मेरी मूछों के बाल मेरे होंठों के ऊपर गिर रहे थे। दाढ़ी बेतरीके से बढ़ चुकी थी। बाल भी झाड़ियों की तरह बढ़ गए थे। गुल खान बोला, अब तुम्हारा हुलिया बिल्कुल सिखों जैसा हो गया है, जरा सर पर जूड़ा तो बांधो। मैंने सिखों की तरह बालों को ऊपर करके जूड़ा बनाया और उसके गिर्द रुमाल बांध कर आईना देखा तो मैं काफी हद तक सिख लग रहा था। गुल खान से मैंने पूछा, मेरा ख्याल है जब मैंने सिखों वाली पगड़ी बांध ली और दाढ़ी को भी कानों की तरफ खींच लिया तो पुलिस मुझे नहीं पहचान सकेगी, क्या ख्याल है? गुल खान ने कहा, ख्याल तो यही है, लेकिन तुम्हें इसके बावजूद बेहद एहतियात से काम लेना पड़ेगा। CID वालों की नजरें बड़ी तेज होती हैं। मैंने गुल खान से कहा कि कल तुम मेरे लिए वो लिबास ले आना जो यहाँ दिल्ली में या इसके आसपास सिख आम लोग पहनते हैं। कोई खास लिबास नहीं होता सिखों का, बस ये लोग आम तौर पर तंग मोरी के पजामे पर खुले गिरबान का कुर्ता, वास्कट या गर्म कोट पहनते हैं। कमर में गिरबान होती है और लवाजमात होते हैं जो सिख धर्म का हिस्सा है, मसलन कड़ा, किरपान, कच्छा, केस और कंघा। लेकिन दिल्ली में पढ़े लिखे सिख ज्यादातर अंग्रेजी सूट पहनते हैं। ये मैंने खास तौर पर देखा है कि सिख गर्मियों और सर्दियों अंग्रेजी सूट बड़े शौक से पहनते हैं। गर्मियों में अगर कोट नहीं पहनते तो कमीज पतलून ही पहन लेते हैं। तुम फिक्र न करो, कल मैं ये सारी चीजें अपने साथ ले आऊंगा। मैंने उसे कहा, मुझे कुछ रुपयों की भी जरूरत होगी, मेरे पास थोड़े से पैसे बाकी रह गए थे, क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकोगे? गुल खान बोला, इसकी तुम कभी फिक्र न करना, जैसा कि ये बात तुम्हारे इल्म में होगी, हमने एक खुफिया फंड कायम कर रखा है। दिल्ली के मुसलमान अपने कश्मीरी मुसलमान भाइयों और पाकिस्तानी भाइयों से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि उनकी खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कितनी रकम की जरूरत है? मैंने पहले से हिसाब लगाया हुआ था। मैंने कहा, अभी मुझे 5000 की जरूरत है। गुल खान बोला, ठीक है, मैं ये रकम कल भी साथ ले आऊंगा। ये बताओ कि तुम्हें असलहा वगैरह तो नहीं चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मेरे कमांडो मिशन के पहले मरहले में मुझे किसी किस्म के असलहे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब मैं राजस्थान के ज़ेरे ज़मीन एटमी सेंटर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा वहाँ मुझे असलहे की जरूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हें किसी जरिए से बता दूंगा या मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गुल खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है अपना मंसूबा तुम अब कल ही बताओगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह। अगले रोज गुल खान शाम होने से पहले ही आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था, उसमें मेरे लिए कपड़े थे। मैंने उसे खास तौर पर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे सिख का रूप धारना है, इसलिए वो मेरे लिए पतलून कोट लाया था। एक बंधी बंधाई सिखों वाली पगड़ी थी जो इन दिनों बाजार में नई नई बिकने लगी थी। इस पगड़ी की खूबी ये थी कि उसे बांधना नहीं पड़ता था, टोपी की तरह पहन ली जाती थी। मैंने रिहर्सल के तौर पर सारे कपड़े पहन लिए, सर पर पगड़ी भी ठीक तरीके से जमा ली, गले में किरपान, एक कलाई में लोहे का कड़ा पहन लिया, सर के जूड़े में कंघा भी फंसा लिया, नीचे एक कच्छा भी पहन लिया। दाढ़ी के बड़े हुए बालों की मरोड़ियां बनाकर उन्हें ऊपर कानों के पास दूसरे बालों में फंसा दिया। मूंछों के बड़े हुए बालों को मैंने उसी तरह रहने दिया। जब मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो यकीन करे कि मैं खुद अपने आप को न पहचान सका।